मैं 1 महीने पहले ही अमेरिका से लौटा था और इंडिया आते ही मुझे अपने कारोबार को सेट करने की चिंता लगी हुई थी। लेकिन घर तो एक नया तमाशा ही लगा होता था। जब भी बाहर से थका हारा घर आता तो मेरी माँ मेरे सामने दुखड़ा लेकर बैठ जाती कि तेरी पत्नी घर पर नहीं बैठती, हमेशा पड़ोसियों में जाकर बैठी रहती है। न घर का ख्याल है न बच्चे का, जब देखो पड़ोस में ही बैठी रहती है। और ये बात बिल्कुल सच थी। मेरी पत्नी वंशिका, मैं जब भी घर आता तो मुझे पड़ोसियों के घर ही मिलती। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा एक गिलास पानी पिला दे, और पूरे घर पर नज़र डाली। पूरा घर बिखरा पड़ा था। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, तुम बात क्यों नहीं करते हो वंशिका से कि थोड़ा घर का भी ध्यान रखा करे। तुमने कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है अपनी पत्नी को। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मम्मी, आप भी तो ये बात वंशिका से कह सकती हैं। दिन भर का थका हारा घर आता हूँ, मुझे भी घर में थोड़ा सुकून चाहिए होता है। लो भैया, ये तो तुमने अच्छी कही। तुम्हारी पत्नी मुझे कुछ समझती ही कहाँ है। बच्चा घर में मैला कुचैला घूम रहा है, घर की हालत ख़राब है, खाना अभी तक बना नहीं है, और तुम्हारी पत्नी है कि मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाकर पड़ोस में जाकर बैठी हुई है। तुम अपनी पत्नी को ये सब कुछ समझाओ और उल्टा मुझ पर ही बरस रहे हो। मम्मी गुस्से से तपी बैठी थीं। मम्मी की बात सुनकर मैंने सर अपने हाथों में थाम लिया। ये रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं परेशान हो चुका था। तभी वंशिका घर में दाखिल हुई, हंसती मुस्कुराती, सुंदर सा सूट पहने हुए, हल्का मेकअप किए हुए। वंशिका को देखकर मम्मी फिर से शुरू हो गईं। लो देख लो खुद ही अपनी आंखों से, घर की हालत देखो और अपनी पत्नी को देखो। घर में पैर नहीं रखा जाता और महारानी ऐसे तैयार होकर आ रही हैं जैसे किसी शादी में जाना हो। देखना, एक दिन गुल न खिलाए तो कहना। वंशिका के हाथ में एक बड़ा सा बाउल था। बाउल उसने टेबल पर रख दिया। इतनी देर में मम्मी की बातें सुन सुनकर मैं परेशान हो चुका था। थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, वंशिका, इस समय कहाँ से आ रही हो। वंशिका बोली वंशिका बोली, आराम से भी तो बोल सकते हो, बहरी नहीं हूँ मैं। फिर हमारे बेटे सोनू से बोली, सोनू बेटा, जल्दी से प्लेट लगा दो, मैं रोटी बना लूँ। उसने मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और किचन में चली गई। मम्मी को और मौका मिल गया। कहने लगी, देखे अपनी पत्नी के तेवर, देख लेना एक दिन तेरी नाक कटवाएगी, तुझे बदनाम करेगी, तब तुझे समझ में आएगा। मम्मी की बातें सुनकर मैं थोड़ा झुला गया और थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, बस करो मम्मी जी, तंग आ गया हूँ मैं रोज़ रोज़ की इस कहानी से। मम्मी बोली, हाँ ठीक है, अभी मेरी बात मत सुन, बाद में ही तुझे समझ आएगी। अभी बना रहे तू जोरू का गुलाम। इतनी देर में वंशिका रोटियां बना लाई थी और वो डाइनिंग टेबल पर लाकर रोटियां और सलाद की प्लेट रखने लगी। साथ ही साथ बोली, जल्दी से आओ खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। हम सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और खाना खाने लगे। शायद वंशिका खाना बनाकर गई थी क्योंकि उसने अभी सिर्फ रोटियां बनाई थीं, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सलाद, रायता, चटनी और सब्जी सब कुछ मौजूद था। तभी मेरी नज़र उस बाउल पर पड़ी जो वंशिका अपने साथ लेकर आई थी। उसी बाउल में सब्जी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। मैंने वंशिका से पूछा, वंशिका, ये बाउल तो तुम अपने साथ लेकर आई थी ना, इसका मतलब ये सब्जी तुम पड़ोस से लेकर आई हो। मेरी बात सुनकर वंशिका थोड़ा घबरा गई। कहने लगी, हाँ तुम तो जानते हो हमारी पड़ोसन रीमा कितनी अच्छी लड़की है। बस यूं ही उसकी खैर खैरियत के लिए गई तो उसकी बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। जब ध्यान आया तो याद आया कि घर पर खाना भी नहीं बना है। बस उसने अपनी मोहब्बत में अपने घर में बनाई हुई आधी सब्जी मुझे दे दी और आधी सब्जी खुद रख ली। ये कहते हुए वंशिका ने जल्दी से पानी का जग उठाया और माथे पर आया पसीना पोंछते हुए किचन की तरफ चल दी। शायद मेरे सवालों से बचना चाह रही थी। अगर वो कुछ देर और रुकती तो शायद उसकी चोरी पकड़ी जाती। यही सोचते हुए वो शायद जल्दी से किचन में चली गई थी। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो अपनी पत्नी पर शक करे, लेकिन वंशिका की हरकतों से मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। आज पहली बार मैं उसकी इस हरकत पर चौंका था। कुछ मम्मी की बातों का असर था और कुछ वंशिका की हरकतों का असर हुआ। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं वंशिका से कहूँगा कि वो पड़ोस में न जाया करे। और रात को जब मैंने यही बात वंशिका से कही तो वो एकदम गुस्से से बोली, खुद तो 5 साल बाद परदेश में गुजार कर आए हो, शादी के कुछ ही महीने बाद मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया था तुम्हें। मैंने कैसे ये अकेले टाइम गुजारा है मैं ही जानती हूँ। इतना कहकर वंशिका रोने लगी। फिर रोते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो हर वक्त कड़वी कसीली बातें ही सुनाया करती थी। घर में पड़े पड़े मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी और इसीलिए मैंने बाहर पड़ोस की औरतों में अपना दिल लगाना शुरू कर दिया।
पूरा घर मैं ही संभालती हूँ, वो तो आपको और आपकी माँ को नज़र नहीं आता। थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली जाती हूँ तो आपको नज़र आ जाता है। वंशिका जो कुछ भी कह रही थी वो सच कह रही थी। मेरी माँ का मिजाज थोड़ा तेज था और फिर शादी के कुछ ही महीने बाद मैं वंशिका को अकेला छोड़कर पैसे कमाने के चक्कर में अमेरिका चला गया था। मैंने वंशिका को प्यार से चुप कराया, वो भी मेरे थोड़े से मनाने पर मान गई थी। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए मेरा देर तक सोने का इरादा था, लेकिन सुबह सुबह सोनू के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से से झुंझलाते हुए बाहर निकल कर आया और वंशिका को आवाज़ें लगाने लगा। मम्मी सामने सोफे पर ही बैठी हुई थी। मुझे देखकर बोली, वंशिका वंशिका क्या चिल्ला रहे हो? वो घर पर होगी तब आवाज़ देगी ना। वो तो सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए घर से निकल चुकी है। उसे ना घर का ख्याल है ना बच्चे का। बच्चा भूख से रो रहा है। सोनू को इस तरह बिलक बिलक कर रोते देखकर मुझे वंशिका पर गुस्सा आ गया। एक तो अभी अभी नींद से जागा था, ऊपर से सोनू का रोना और उस पर जलती पर घी का काम किया मम्मी की बातों ने। मैंने गुस्से से पूछा, मम्मी वंशिका कहाँ गई है? मम्मी बोली, बताया तो है कि सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए निकल चुकी है महारानी। ऊपर छत पर होगी। जब देखो या तो पड़ोसियों के घर जाती है या फिर ऊपर छत पर लटकी रहती है और पड़ोसियों से बातें करती रहती है। उसे ना भूख से तड़पते बच्चे का ख्याल है और ना ही मेरा ख्याल है। इतना कहकर मम्मी रोने लगीं। कितने अरमानों से उसे बहू बनाकर लाई थी। सोचा था घर में बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, लेकिन उसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। क्या बताऊं श्याम बेटा, जब तुम अमेरिका चले गए थे तो कैसे रो रो कर मैंने ये दिन काटे हैं। पहले तो मैं मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मुझे मम्मी की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। पहले तो मैं अपने कारोबार को सेट करने में लगा हुआ था, इसलिए मम्मी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा था, मम्मी की बातों ने मेरे दिमाग में नए बीज डालना शुरू कर दिए थे। तभी वंशिका मुझे ऊपर छत से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। वंशिका आज भी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। उसने मेरी पसंद का लाल रंग का सूट पहना हुआ था और मैचिंग चूड़ियाँ भी। बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन आज मैं वंशिका की सुंदरता के जाल में नहीं फंसने वाला था। मैंने देखा उसके हाथ में आज भी एक बाउल था जिसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ रही थी। तभी मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा, अब इस बाउल में क्या लाई हो? मेरे पूछने पर वो थोड़ा घबरा गई और बोली, वो मैं चीनी लाई हूँ। आप तो सुबह सुबह सो रहे थे और आपका बहुत देर तक उठने का भी कोई इरादा नहीं था। घर में चीनी ख़त्म हो गई थी तो सोचा पड़ोस से ही मांग लेती हूँ। 1 घंटे से बहू तुम चीनी ही मांग रही थी। मम्मी ने उस पर तंज कसा। मम्मी के पूछने पर मैंने भी सवालिया नजरें वंशिका की तरफ उठाईं। हम दोनों के सवालों से वंशिका एकदम घबरा गई थी और अपने आप को बचाते हुए बोली, हाँ तो थोड़ा टाइम लग गया तो क्या हुआ? इसमें बात को इतना तूल देने वाली कौन सी बात है? और फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं पड़ोस में जाकर चीनी मांगूं? वो तो मम्मी जी आपको ही सुबह सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है, इसलिए मांगने चली गई। लेकिन आपने तो बात का बतंगड़ बना दिया। चाहे कितना भी कर दो आपके लिए, लेकिन आपको तो मेरी सेवा नज़र ही नहीं आती। बस मेरे काम में आपको कमियां ही निकालनी हैं। ये कहते हुए वंशिका जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई और पीछे से मम्मी फिर से शुरू हो गई। देख लिया अपनी पत्नी को, ऐसे बात करती है मुझसे। मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं देती। मम्मी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गईं और आज वंशिका का यूं मुझसे नजरें चुराना शक में डाल गया था कि तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी और मेरा ध्यान वंशिका की तरफ से हटकर मोबाइल फ़ोन की तरफ चला गया। मेरी कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर का फ़ोन था। मैं उससे बातों में लग गया। नाश्ते में वंशिका ने आलू के पराठे बनाए थे। अभी हम सब लोग बैठे नाश्ता ही कर रहे थे, तभी वंशिका ने एक प्लेट में 4-5 पराठे रखे, एक कटोरी में हरी चटनी रखी और एक कटोरी में अचार रखा, साथ ही एक कटोरी में दही भी रखा। और सोनू से बोली, सोनू बेटा जा पड़ोस में आंटी को दे आ। तभी अचानक मम्मी तेज आवाज़ में बोली, अरे बहू इतना सब कुछ देने की क्या ज़रूरत है? अगर खाने से बच जाएगा तो बचा कर रख लेना, दोपहर को भूख लगेगी तो खा लेंगे। वंशिका बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, रीमा को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं, वो बहुत शौक से खाती है। दोपहर तक भूख लगेगी तो मैं कुछ बना लूँगी। और ये कहकर उसने वो भरी हुई प्लेट सोनू के हाथ में दे दी। सोनू वो प्लेट लेकर चला गया। इतनी देर में हम नाश्ता ख़त्म करके बाहरी सोफे पर बैठ गए थे। वंशिका बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद सोनू आया तो मम्मी ने उससे पूछा, सोनू बेटा दे आया अपनी मम्मी की सहेली को पराठे, बर्तन नहीं लाया? सोनू अपनी दादी की बात सुनकर बोला, दादी
रीमा आंटी तो घर पर नहीं थी। हाँ, मुकुल अंकल घर पर ही थे। उन्होंने पराठे ले लिए और बैठकर खाने लगे और कहने लगे, तुम्हारी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा हुआ तुम ले आए, मुझे बहुत भूख लगी थी। और दादी, आपको पता है, मुकुल अंकल मम्मी की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी हैं सोनू। सोनू के मुंह से ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने सोनू को अपने पास बुलाया, लेकिन तभी पंचका ने सोनू को अपने पास बुला लिया। मम्मी बोली, अरे ये क्या बात हुई? बहू ने तो पराठे रीमा के लिए भेजे थे, लेकिन रीमा तो घर पर नहीं थी। फिर भला रीमा का नाम लेकर वंशिका ने पराठे रीमा के घर पर क्यों भेजे? जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, वही सवाल मम्मी दोहरा रही थीं। मैं उठकर कमरे में चला आया। मेरा दिमाग उलझता ही जा रहा था। वंशिका को अच्छी तरह पता होगा कि रीमा घर पर नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर पहले वंशिका रीमा से चीनी लेकर आई थी। रीमा ने बताया होगा कि वो कहीं जा रही है, तो फिर उसने रीमा का नाम लेकर पराठे क्यों भेजे? मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। वंशिका से मेरी लव मैरिज हुई थी। अपने माँ बाप का मैं इकलौता बेटा था। जब मैंने मम्मी को अपनी पसंद के बारे में बताया, तो मम्मी भी उस समय फ़ौरन मान गई थीं। और आज तक का जितना समय मेरा वंशिका के साथ गुजरा था, बहुत ही हंसी खुशी गुजरा था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में शक का बीज पनपने लगा था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में वंशिका के लिए शक का बीज पनपे, क्योंकि मैं वंशिका से बहुत प्यार करता था। इसीलिए मैंने सारे बुरे ख्यालों को झटका और काम के सिलसिले में उठकर बाहर चला गया। आते आते मुझे शाम हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, इसलिए खाना खाकर जल्दी ही लेट गया था। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। रात को अचानक प्यास के मारे मेरी आँख खुल गई। टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। शाम को मैं जल्दी सो गया था, इसीलिए शायद जल्दी आँख खुल गई। पानी पीने के लिए शायद टेबल पर देखा तो वहाँ जग नहीं था। मेरी नज़र अपने बराबर बेड पर पड़ी तो वंशिका वहाँ नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम की लाइट भी बंद थी और दरवाज़ा भी खुला था, यानी कि वंशिका बाथरूम में भी नहीं थी। मैं बाहर आ गया। किचन में भी वंशिका नहीं थी। फिर मैं मम्मी के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ की लाइट भी जल रही थी। इसका मतलब वंशिका ऊपर छत पर थी। इस समय वंशिका छत पर क्या कर रही थी, ये जानने के लिए मैं ऊपर छत पर चढ़ गया। वंशिका ऊपर छत की दीवार से लटकी बराबर वाली छत पर किसी से बातें कर रही थी। मेरी आहट पाकर वंशिका जल्दी से संभल कर सीधी हो गई और मैंने महसूस किया कि जैसे कोई बराबर वाली छत से भागता हुआ नीचे उतर गया। मैंने बराबर वाली छत पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हालांकि मैंने अपने कानों से सुना था, 2 लोगों के बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं छत पर जा रहा था तो मैंने अपने कानों से सुनी थी। मैंने बराबर वाली छत पर झाँक कर देखा। उधर क्या देख रहे हैं, मैं तो यहाँ हवा खाने आई थी। नीचे बहुत गर्मी थी। आप थोड़ा जल्दी सो गए थे। गर्मी की वजह से मुझे नींद आ रही थी, इसलिए ऊपर छत पर ताज़ा हवा लेने चली आई। मैंने वंशिका को शक भरी नज़रों से देखा। इतनी देर में वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी, लेकिन मुझसे नज़रें चुरा रही थी। वो मेरी नज़रों की तपिश से बचती हुई नीचे उतरती चली गई। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। शायद जो कोई वंशिका से बातें कर रहा था वो दोबारा से ऊपर आए, लेकिन 15-20 मिनट गुजरने के बाद भी कोई ऊपर नहीं आया तो मैं भी नीचे उतरकर कमरे में आ गया। मैं आया तब तक वंशिका सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने पूरी रात सोते जागते गुजारी। मुझे लग रहा था शायद वंशिका दोबारा जाएगी, लेकिन वो दोबारा नहीं गई। मैंने सोच लिया था कि अगली रात को मैं उस पर नज़र रखूँगा, वो कब जाती है और किससे बातें करती है। लेकिन अगली रात को भी वंशिका छत पर नहीं गई। शायद उसे शक हो गया था कि मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ, इसीलिए वो सावधान हो गई हो। अगले दिन जब मैं काम से लौटा तो मैंने मुकुल को अपने घर के दरवाजे पर पाया। मुकुल को देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरा मूड ख़राब हो चुका था। मैंने पास आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैं मुकुल से कुछ और पूछता तभी सोनू बाहर आया और बोला, ये लीजिए, मम्मी ने दिया है। सोनू ने हाथ में पकड़ा बाउल, जिससे उठती खुशबू से मैं पहचान गया था कि उसमें बिरयानी है। मुकुल ने बाउल लिया और बोला, श्याम जी, आपकी पत्नी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। दिल खुश हो जाता है आपकी पत्नी के हाथ का खाना खाकर। ये कहते हुए मुकुल अपने घर की तरफ चला गया और मैं गुस्से में खौलता रहा। मैं गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज सारा हिसाब क्लियर करके रहूँगा कि ये सब क्या है,
लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मेहमानों से मिलने लगा। शाम को जब सारे मेहमानों से और काम से फ्री होकर वंशिका कमरे में आई तो मैंने उसे महीने के घर खर्च के पैसे दिए। मेरा रवैया उखड़ा उखड़ा था। उसने महसूस तो कर लिया लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे हाथों से पैसे लेकर गिनने लगी। पैसे गिनने के बाद बोली, इस महीने मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। गुस्से में तो मैं पहले ही था। वंशिका की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैं अपने जानने में हर महीने पैसे ज़्यादा ही देता था, लेकिन फिर भी इस महीने वंशिका को पैसे कम नज़र क्यों आ रहे थे। मैंने गुस्से से कहा, ध्यान से देखो, पिछले महीने से इस बार ज़्यादा हैं। मेरी बात सुनकर वंशिका बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इस महीने इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे पूरे नहीं हो पाते। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप वंशिका की तरफ कुछ और पैसे बढ़ा दिए। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो वंशिका घर पर ही थी। आजकल उसे शायद शक हो गया था, इसलिए वो कम ही बाहर जाया करती थी। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया तभी मम्मी मेरे कमरे में आईं। कहने लगी, श्याम बेटा, तूने वंशिका को कुछ पैसे दिए हैं? मैंने कहा, हाँ मम्मी, रात को ही दिए थे, घर खर्च के लिए। क्यों, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मम्मी बोली, अरे गीता है ना, हमारी पड़ोसन, आज मुझसे मिलने आई थी। कहने लगी, लगता है आजकल तुम्हारे बेटे का बिजनेस खूब चल रहा है। मैंने उससे पूछा कि ऐसे क्यों कह रही हो? तो वो कहने लगी कि तुम्हारी बहू वंशिका आजकल बहुत पैसे लुटाती है। जब मैंने उससे पूछा कहाँ पैसे लुटाती है तो कहने लगी कि मैं आज रीमा के घर गई थी, थोड़ी ही देर में तुम्हारी बहू भी आ गई। मैंने उसके हाथ में बहुत सारे पैसे देखे थे। वंशिका ने मुझसे छुपाते हुए वो सारे पैसे रीमा को दे दिए, लेकिन मेरी तेज नज़रों ने सब कुछ देख लिया था। तो बेटा श्याम, बस इसीलिए पूछ रही थी, आखिर वंशिका को क्या पड़ी है जो तेरी मेहनत की कमाई इस तरह बर्बाद कर रही है? मुझे तो वंशिका के लक्षण अच्छे नहीं लगते। मम्मी की बातों ने मेरे शरीर में आग लगा दी। शक का बीज तो पहले ही पनप चुका था और अब तो शक विश्वास में बदलने लगा था। मुझे पता था कि वंशिका घर खर्च के पैसे कहाँ रखती है। मैंने जल्दी से वंशिका का पर्स निकाला, पैसे गिने तो उसमें पूरे 5,000 रुपये कम थे। गुस्से में मैं सीधा पर्स लेकर किचन में वंशिका के पास जा पहुंचा और गुस्से से चीखकर बोला, इसमें से 5,000 रुपये कहाँ गए? मेरे गुस्से से चीखने पर वंशिका बहुत ज़्यादा डर गई थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हकलाते हुए बोली, श्याम, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी बात ना करूं तो कैसे करूं? रात को ही मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इतनी जल्दी 5,000 कहाँ खर्च हो गए? आजकल मुझे तुम्हारा व्यवहार शक में डाले हुए है। कल रात को भी मैंने तुम्हें किसी से बातें करते हुए सुना था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम किसी से बात नहीं कर रही थीं। बताओ, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? मैं दहाड़ कर बोला था। आज मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। मेरे गुस्से को देखकर वंशिका बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर थोड़ा अपने आप को संभालती हुई बोली, आपको सच्चाई जानना है तो चलिए मेरे साथ। मेरे हाथ में उसने एक बर्तन दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक टूटे फूटे से मकान के सामने ले आई। ये मकान मुकुल और रीमा का था। वंशिका ने टूटे हुए दरवाजे की कुंडी खोली और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। घर के एक एक सामान से गरीबी टपक रही थी। सामने आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे, जिनके हाथों में खिलौनों की जगह पत्थर थे। उन बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे थे उन्हें मैं फ़ौरन पहचान गया। वो मेरे बेटे सोनू के कपड़े थे। जैसे ही उन बच्चों ने मेरे हाथ में प्लेट देखी, जल्दी से वो प्लेट ली और उसमें रखा खाना खाने लगे। ऐसे जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे जैसे कब के भूखे थे। मैं हैरत से मुंह खोले उन बच्चों को खाना खाते हुए देख रहा था। तभी मुझे वंशिका की आवाज़ सुनाई दी, श्याम, अगर इन बच्चों की जगह हमारा बेटा सोनू होता तो? वंशिका की बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। अंदर कमरे से रीमा निकल कर आई। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बहुत पहले मैंने जब उसे देखा था तो अच्छी भली सेहतमंद थी, लेकिन अब तो उसके चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। रीमा कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, अरे वंशिका और श्याम भाई, आप भी आइए, बैठिए। उसने 2 टूटी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा किया और ख़ुद भी एक टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई। मैं और वंशिका टूटी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। रीमा फिर बोली, अरे श्याम भाई, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? वंशिका तो रोज़ आती रहती है मेरी खैर खबर के लिए। बहुत ही अच्छी है वंशिका, भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे। जब से मुकुल के कारोबार में घाटा लगा है तब से हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है। पुराना घर छूट गया
और इस टूटे फूटे मकान में आ गए। इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था कि सब कुछ बेच बाच कर कर्जा चुकाना पड़ा। खुद तो भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन बच्चों का भूख से तड़पना नहीं देखा जाता। लेकिन ऐसे में वंशिका ने हमारी बहुत मदद की, और जो भी मदद की लोगों से छुप कर की, ताकि हमारी इज्जत रह जाए। मेरे ही बर्तनों में अपने घर से खाना लाकर दे जाती है। कभी चीनी, मिर्च, मसाले मुझसे मांगने के बहाने आती है, और इसी बहाने चीनी, पत्ती, मसाले मुझे दे जाती है, जिससे कि मेरे घर का खर्चा चलता रहता है। मैं आप लोगों की बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी जितनी मदद की है, भगवान आपकी भी उतनी ही मदद करेगा। अगर वंशिका हमारी इतनी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल हो गया होता। आज ही सुबह वंशिका मुझे कुछ पैसे देकर गई थी, क्योंकि मेरे घर का राशन ख़त्म हो गया था। कहने लगी, रीमा दीदी, पैसे मुझसे ले लो, लेकिन बच्चों को भूखा मत रखना। घर में तो मैं ऐसा ही रूखा सूखा खाना बनाती हूँ, लेकिन वंशिका जब अपने घर में कोई अच्छी चीज़ बनाती है तो मेरे बच्चों को ज़रूर देती है। उस दिन भी उसने आलू के पराठे भेजे थे। मुकुल को पराठे बहुत पसंद आए थे। सच में श्याम भाई, आपकी पत्नी हीरा है। मेरे बच्चों के दिल से और मेरे दिल से निकली दुआएं आपको ज़रूर लगेंगी। रीमा की बातें सुनकर मेरा सिर शर्मिंदगी से झुक गया। मैं क्या समझा था और कहानी क्या निकली। मैंने अपनी ही पत्नी पर शक किया, उस पत्नी पर जो देवी समान थी। मैं खुद को बहुत ही गिरा हुआ इंसान महसूस कर रहा था। वंशिका और मैं घर वापस आ गए थे। मैं शर्मिंदगी की वजह से वंशिका से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। वंशिका बोली, श्याम, मैं ये सब कुछ किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उन लोगों का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। श्याम, मेरा दिल बहुत दुखता है। हम तो अच्छा अच्छा खाएं, हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छा खाएं, लेकिन पड़ोस में बच्चे भूख से तड़पते रहें, और हम अपना फ्रिज भर भर के रखें अगले दिन तक के लिए। श्याम, क्यों नहीं हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पकाकर ज़रूरतमंदों के लिए नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं हम अपनी ज़रूरतों को कम करके किसी दूसरे के घर का चूल्हा जला सकते? वंशिका की बातों ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। सही कह रही थी वो। क्यों हम अपनी खुशियों में इतना मगन हो जाते हैं कि किसी दूसरे के सूखे हुए आंसू हमें दिखाई नहीं देते? क्यों किसी पराये बच्चे की भूख हमें महसूस नहीं होती? क्यों हम अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं? मैंने वंशिका से पूछा, लेकिन वंशिका, तुम ये सब कुछ छुप कर क्यों कर रही थीं? मुझे भी तो बता सकती थीं। वंशिका ने कहा, मैंने मम्मी जी की वजह से आपको नहीं बताया। अगर मैं बता देती तो मम्मी जी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करने देती, और अगर आपको बता देती तो आपकी आदत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप ज़रूर मम्मी जी के सामने इस बात को छेड़ देते। इसीलिए मैंने ये बात अपने तक ही सीमित रखी थी। उस रात भी मैं बचा हुआ खाना देने छत पर गई थी। जब सीढ़ियों पर आहट हुई तो रीमा जल्दी से नीचे उतर गई थी, क्योंकि उसे लगा कि मम्मी जी आ रही हैं। आज मुझे वंशिका पर गर्व महसूस हो रहा था। मैंने उसे प्यार से देखा और उसके हाथों को चूम लिया। वंशिका, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम जैसी औरत पर शक किया। वंशिका मुस्कुराते हुए बोली, नहीं श्याम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप माफ़ी ना मांगें। मैंने कहा, नहीं वंशिका, अब इस काम में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, और मम्मी जी भी इस काम में हमारा साथ देंगी। हमें उनकी सोच बदलना होगी। मैंने मुकुल को एक दुकान का इंतजाम करवा दिया। वो दुकान पर बैठने लगा। अब उसके घर में रोज़ चूल्हा जलता है। मेरे कारोबार में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी, क्योंकि ये सब उन लोगों की दुआओं का ही नतीजा था। दोस्तों, गरीबों की मदद ज़रूर किया करें। गरीबों से चाहे बदले में आपको कुछ ना मिले, लेकिन उनसे आपको दुआओं का कीमती खजाना ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।